उसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर दिखता है ना। टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए, फर्स्ट टाइम पहले लेक्चर में बंद कर दीजिए। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, और फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ना। तो एटम्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या जानते हैं एटम के बारे में। एटम में क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है, और न्यूट्रॉन्स होता है। और बनाऊँ क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम? अच्छा, बनाते हैं। क्या क्या बोला आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, और न्यूट्रॉन्स होता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है ना। ये तो मालूम ही है आप लोगों को, इसमें नया क्या है? हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि ये सारी चीज़ें डिस्कवर कैसे हुई है, मतलब कैसे पता चला। अभी हम लोग 2020 में बैठे हैं ना, तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर। हम देखेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। तो खैर आपको वो पार्ट तो अभी है नहीं, इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में भी नहीं है। तो डायरेक्टली आपको जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको जो पहला सा रीडिंग है वो रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। पढ़े हो ना रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना। हाँ, वही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। अल्फ़ा पार्टिकल का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल? देखिए, हैव यू हर्ड अबाउट दिस एलिमेंट हीलियम? हीलियम के बारे में सुना है? सुना है ना। कितना एटॉमिक नंबर है इसका हीलियम का? 2 है ना एटॉमिक नंबर। तो क्या मतलब 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम का? कि अगर मैं हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, सपोज ये न्यूक्लियस है ना, एटम ऐसे ही दिखता है ना, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं ना। अभी तक तो यही पढ़ा ना आपने। वो अलग बात है कि ये गलत है, हम आगे इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हीलियम के इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं हीलियम में से, तो क्या लिखूंगा अभी मैं इसको? He। क्या लिखूंगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो क्या लिखते हैं इसे? वेरी गुड, He +1 है ना, +1 हो जाएगा ना। ये एक चार्ज है इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना। He +2 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है ये? ओके। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि He +2 है, इसका मतलब कि हीलियम एटम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना हम लोगों ने। तो क्या बच गया? सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस बच गया ना, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस बच गया ना। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। सो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज अल्फ़ा पार्टिकल? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, ओके। और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, बट ऑब्वियसली पॉजिटिव टू रहेगा, ठीक। दिस इज अल्फ़ा पार्टिकल। अच्छा, अब रुदरफोर्ड ने किया क्या? रुदरफोर्ड को ये इंटरेस्ट था कि एटम के अंदर है क्या, मतलब एटम जो है उसके अंदर है क्या, वो फाइंड आउट करना था। किसको? रुदरफोर्ड को। तो रुदरफोर्ड ने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, आप लोग ने बचपन से पढ़ा होगा। उसने लिया एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। क्या लिया? सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। क्या मतलब सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का? यानी इसमें से क्या निकलेगा? अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिया मतलब क्या? इसमें से क्या निकलना है? अल्फ़ा पार्टिकल निकलना है। तो ये टेक इन द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, है ना, अल्फ़ा सोर्स, ठीक है। अब इस सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को लिया
उसके बाद यहाँ पर उसने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल समझते हैं ना? हाँ, फॉइल होता है ना, फॉइल, गोल्ड का फॉइल लिया उसने, और बीच में उसने यहाँ पे 2 स्लिट्स लगा दी। ठीक है, स्लिट से S1 मतलब स्लिट नंबर 1 एंड स्लिट नंबर 2। क्यों लगाई ये स्लिट? करना क्या चाह रहा है यार रुदरफोर्ड? यहाँ से अल्फा पार्टिकल को वो एमिट कराएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे और जाकर किसके ऊपर हिट होंगे? गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके हिट होंगे, है ना? ठीक है ना, गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट होंगे अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब ये हो सकता है अल्फा पार्टिकल कहीं इधर उधर अपनी तरह, है ना, कहीं बीच में वो ना हो जाए, तो उसको फोकस रखने के लिए कि ये गोल्ड फॉइल पर ही जा कर के रुके, इसलिए उसने क्या लगा दी? यहाँ पर स्लिट लगा दी। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? स्लिट लगा दी S1 एंड S2। और अब रुदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल है वो इसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया? बम्बार्ड किया। बम्बार्ड करना समझते हैं ना, मतलब इसके ऊपर आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिस इज रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यही किया। अब ये जब एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने परफॉर्म किया तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करेगा ना, ऐसे छोड़ थोड़ी देगा इसको। अभी उसने बम्बार्ड किया है अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर, तो वो देखेगा ना कि क्या हुआ। तो रुदरफोर्ड ने पहले चीज़ ये ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, कि रुदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। रुदरफोर्ड ने पहली चीज़ ये ऑब्जर्व की कि जितने भी यहाँ से अल्फा पार्टिकल उसने बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल पे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो हम ऐसा लिखते हैं, एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे चले गए? ऐसे चले गए, यानी इससे आर पार स्ट्रेट चले गए, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब क्या? सीधा के सीधा चले गए, यानी जैसे आए थे वैसे ही पास कर गए उसमें से। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? अनडेविएटेड कैसे लिखेंगे उसको? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, अनडेविएटेड मतलब डिविएट नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही आर पार चले गए। कुछ सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने ये कंक्लूड किया। अच्छा, एक चीज़ तो और बतानी भूल गई आपको मैं। क्या बताने भूल गई? अरे ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको डिटेक्ट करना है ना हमें कि अल्फा पार्टिकल जा कर रहा है। हम कैसे पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए या आसपास से चले गए? तो उसके लिए रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के पास एक स्क्रीन भी लगाई थी। क्या लगाई थी? स्क्रीन, जिंक सल्फाइड मटेरियल की स्क्रीन भी लगाई थी। स्क्रीन क्यों? या स्क्रीन कहते हैं, कुछ लोग इसे डिटेक्टर भी कहते हैं। दिख रहे हैं ना भाई रुदरफोर्ड? हाँ, दिख रहे हैं। इसमें नहीं दिख रहे। यहाँ नहीं दिख रहे? इसमें नहीं दिख रहे। अच्छा, यहाँ ना अब तो दिखेगा ना। उसने स्क्रीन लगाई है ना, इसे डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने स्क्रीन या डिटेक्टर आप कह सकते लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि पता चले ना कि ये अल्फा पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। ऐसे खड़े रह के थोड़ी देख सकता है वो, है ना? तो अब इसने ऐसे स्क्रीन लगा दी या डिटेक्टर कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उसने देखा कि वो कैसे पास हो गए? अनडेविएटेड पास, स्ट्रेट के स्ट्रेट चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे थोड़े से एंगल से डेविएट में, ये दिख रहा है ना, ये इनका ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, स्ट्रेट वाला। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है ना इनका, स्ट्रेट वाला। तो यहाँ से तो वो स्ट्रेट ही आए, यहाँ तक तो स्ट्रेट ही आए। गोल्ड फॉइल के पास आने के बाद क्या हो गया? थोड़े से डिविएट हो गए थ्रू अ सर्टेन एंगल थीटा। समझ रहा है ना? कुछ ऐसे डिविएट हो गए, यानी गोल्ड फॉइल से तो निकले लेकिन इधर हिट किए। अगर सीधा सीधा हिट करते तो हम लोग क्या कहते कि यहीं पे सीधा सीधा पास हो रहे हैं ना, लेकिन क्या हो गया? कुछ ऐसे थोड़े एंगल से घूम गए, है ना? तो क्या हुआ? सम अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए? डेविएट हुए ना, डेविएट हुए किससे? थ्रू सर्टेन एंगल।
कुछ एंगल से क्या हो गए वो डेविएट, ठीक है, कुछ एंगल से डेविएट हो। उसका नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 0.1%, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो यहाँ से तो आए, इससे टकराए गोल्ड फॉइल से, लेकिन क्या चले गए वापस से रिवर्स चले गए। नहीं समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट? वेरी फ्यू, अराउंड 0.1% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, उससे आए, गोल्ड फॉइल से टकराए और वापस से पीछे चले गए, वापस पीछे चले गए, ठीक है ना। तो थर्ड कंक्लूजन है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है, आप उसका मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, अराउंड 0.1% लिखता हूँ, वो क्या हो गए, वो वापस से यहाँ पे आ गए, है ना, टर्न बैक, यानी 180 डिग्री हो गया ना ये, देखिए यहाँ गया एंड वापस से यही लाइन फॉलो की ना इसने, तो 180 डिग्री हो गया ना ये। ओके, स्लिट्स, ये जो स्लिट्स लिखी है ना, इसे कॉलीमेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलीमेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। कॉलीमेट करना मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ को एक जगह पे लेके आना, कॉलीमेट। जैसे आप लोग सब लोग किधर देख रहे हो, बोर्ड की तरफ देख रहे हो ना, तो आपने क्या यूज़ किया हुआ है, कॉलीमेटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। आप उसको कॉलीमेटर की जगह स्लिट्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब बताइए अगर आप रुदरफोर्ड की जगह होते, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, क्या मिला ये एक्सपेरिमेंट करके। देखिए रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, एटॉम का स्ट्रक्चर उसने जो है इससे कंक्लूड किया। आप जानते हो ना ये अभी कि ऐसे होता है ना एटम का स्ट्रक्चर, बीच में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है ना, और इसके अराउंड में यहाँ सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यही जानते हो ना आप लोग। तो बस इसी चीज़ को हमको बताया किसने, रुदरफोर्ड ने। अगर रुदरफोर्ड नहीं होता तो हमें ये ऐसा स्ट्रक्चर एटम का पता नहीं चलता। कैसे अंदाज़ा लगाया उसने, ये 3 पॉइंट से ये एक स्ट्रक्चर होगा एटम का। रुदरफोर्ड बोलता है उसका कंक्लूजन, तो क्या कंक्लूड करता है रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड बोलता है कि सिंस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, क्या है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, तो इसीलिए बहुत सारे ये जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसे पास हो गए, सीधे सीधे पास हो गए। यानी ऐसे अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल आपको याद दिलाओ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो देखो ऐसे पास हो रहे हैं ना, यहाँ से खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट क्या हो गई, ये पास हो गए, सीधे सीधे चले गए, सीधे सीधे चले गए। समझ में आया, ये पहले पॉइंट से कंक्लूजन निकाला। दूसरा क्या कंक्लूड किया उसने, ये पॉइंट से, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिविएटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, कुछ एंगल की तरफ वो क्या हुए, चले गए। तो इससे क्या पता चला, मतलब इससे क्या आइडिया लगा रुदरफोर्ड को कि एटम में कहीं तो अब नेगेटिव चार्ज भी है ना, अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ ना। तो जो यहाँ पर एकदम नज़दीक से इसके जा रहे थे वो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर गए ना, नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कुछ पार्टिकल क्या हुए, सर्टेन एंगल से डिविएट हुए, ठीक है, हाँ ना, ऐसा ही है ना, हाँ। और जो वेरी फ्यू थे, बहुत कम थे, वो क्या हो गए, टकरा करके वापिस आ गए। इसका मतलब क्या कि कुछ तो ऐसा है एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, और बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल टकरा करके पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो रुदरफोर्ड बोलता है कि एटम के अंदर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसने उस पॉजिटिव चार्ज नाम चीज़ का नाम क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। तब से हमें पता चला कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट लिए, रुदरफोर्ड ने। समझ में आया, यही है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसीलिए जो है बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा करके वापस आ गए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस ना, पॉजिटिव पॉजिटिव टकराया होगा तो वापस से आ गए। ठीक है, समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना है कैसे उसने, है ना, समझते हैं ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे लिखते हैं। फिर आपको उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है और लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन बताया कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। डिफिकल्टी फेस रुदरफोर्ड मॉडल। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, पढ़ा है ना, सर्कुलर मोशन हो गया ना आप लोगों का। हाँ, तो अब आपको पता रहेगा। आपने ये पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आई मीन टू से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पढ़ चुके हैं ना आप लोगों को, पता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमने का मतलब क्या, मान लो ये सेंटर है ना, मतलब ये अगर ये एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको 2 सेकंड जाता है तो दूसरी बार भी 2 ही सेकंड जाएगा, है ना, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं ना। अच्छा, ऐसे अपना मिनट हैंड है, मिनट हैंड, मिनट का काटा घड़ी का, आर का काटा, है ना। अरे एक जब घूम के आता है पूरा 12 आई मीन टू से 60 घूम के आता है तब जा करके होता है ना, क्या 1 मिनट होता है, सेकंड का काटा पूरा 60 घूमता है, तो बार बार 1 ही मिनट लगता है ना उसको घूमने के लिए। हाँ, अच्छा, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है ना, यही है ना, वेलोसिटी शुड बी चेंज, शुड बी डिफरेंट। यहाँ होती है क्या, कुछ डिफरेंट है क्या स्पीड और वेलोसिटी में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग है। स्पीड अलग होती है, वेलोसिटी अलग होती है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर पता है ना, स्केलर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना उसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो मुझे बताइए कि अब ये पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज दिस इज, ये एक पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए बी, यहाँ पर, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। तो वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? पता है कैसे बनाते हैं वेलोसिटी? मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाना है इस डायग्राम में, तो क्या करूँ? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, है ना। तो ये है वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अगर यहाँ पे बनाना है तो ऐसे ना, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ आएगा ना वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? नहीं हो रही है? नहीं दिख रही? हो रही है चेंज। वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन देखिए ना, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ना। तो अब ये बात याद रखना हमेशा के लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है तो भी क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड की बात करता तो क्या स्पीड चेंज हो रही है? क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो उस टाइम पर ऐसे था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर जो है वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। इसका मतलब क्या कि अगर ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, कोई पार्टिकल कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी वो लॉस कर रहा है ना, एनर्जी लॉस कर रहा है ना। तो एनर्जी की वजह से क्या होगा? पहले इतना भागेगा, फिर और थोड़ा छोटा राउंड लेने लगेगा, फिर और छोटा राउंड लेगा और छोटा राउंड लेगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है?
है ना। तो ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये एनर्जी क्या कर रहा है अपनी, लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी चीज को आपको जब ये बात समझ में आ गई है तो अब वापस आइए रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ऐसा है ना कि न्यूक्लियस है बीच में और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अराउंड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि ये अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रेडिएट होती है ना, एनर्जी निकलती है ना, उसकी एनर्जी कम होती रहती है ना। तो अगर इसकी भी एनर्जी कम होती रहेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चलता रहेगा ना, घूम घूम के क्या होगा, किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब समझते हैं ना। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोलैप्स हो जाएगा आपका। अगर ऐसा हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहे। लेकिन ऐसा है क्या, ये बेंच है ना, बेंच एटम से बनी हुई है ना, ये बोर्ड है, सब स्टेबल है ना, अपनी जगह पे रुके हुए है ना, रुके हुए कि नहीं रुके हुए। हाँ, तो इसका मतलब जो रुदरफोर्ड ने बताया वो सही बताया कि गलत बताया, गलत बताया ना। गलत लगी ना थ्योरी आपको, क्यों गलत लगी, बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी ना, कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका पाथ छोटा होता जाएगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो। और अगर ऐसा अगर हमारे एटम के अंदर हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में चले जाएगा ना, गिर जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उसका, कोलैप्स हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये क्या था, उसका ड्रॉबैक था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, रुदरफोर्ड अंकल। किसी भी मेटल को अगर आप हीट करेंगे, हीट क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या होगा, गर्म हो जाएगा ना। हीट करेंगे तो गर्म हो जाएगा। और क्या करेगा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेटल था, ठीक है, वी हैव वन मेटल। इस मेटल को हम लोगों ने हीट किया, हीट किया ना, जाहिर सी बात है हीट करोगे तो गर्म हो जाएगा। और क्या करेगा ये, जब गर्म हो जाएगा तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, मेटल को हीट करते हैं तो क्या इमिट करता है, रेडिएशन। अब हमको देखना है कि ये रेडिएशन है क्या। तो अगर हम लोग इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास कर दें, मतलब यहाँ प्रिज्म रख दूँ मैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये प्रिज्म है। ये रेडिएशन जैसे ही इस प्रिज्म पे पड़ेगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देना चाहिए ना, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा ना, स्पेक्ट्रम दिखता है ना। तो यू विल गेट व्हाट, स्पेक्ट्रम। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को दिखेगा यहाँ पर, वो स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना, मतलब सब खचा हुआ रहेगा ना इसके बीच में, ऐसे ऐसे रहेगा ना, ये दिखाई देगा ना हमको, ऐसे दिखाई। ठीक है, समझ में आया ना। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझा ना, ये मैंने क्या बताया, समझा ना, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, ये नॉर्मली एक मेटल के साथ मैंने किया, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई बात। अब एक साइंटिस्ट था, बाल्मर अंकल, बाल्मर नाम था उसका, हाँ बाल्मर नहीं किया शायद। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को लिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को क्या किया उन लोगों ने, हीट किया, हीट किया ना। तो हाइड्रोजन में से क्या निकलेगा, बट ऑब्वियसली क्या निकलना है, रेडिएशन ही निकलना है ना, हीट करे किसी को भी। तो उन्होंने देखा कि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है तो कम ही निकल रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जाने दो, इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिज्म से पास करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या किया, इसको, इस लाइन को क्या किया, प्रिज्म से पास किया। क्या ऑब्जर्व करते हो आप, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे ही आना चाहिए ना, एक मतलब ऐसे ही, ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए ना यहाँ से।
नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए ना, नहीं समझे? हाँ, लेकिन उनको ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला। उनको क्या मिला? ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, सिर्फ 4 लाइन मिली। क्या मिली? सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन मिली। ऐसे अच्छे से बना देता हूँ, उनको मिली 4 लाइन। एक, दो, तीन, 4। यहाँ देखिए सब भरा हुआ था ना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। हम बता नहीं सकते कि कौन सी लाइन किधर है ना, पर यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 लाइन दिख रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो है हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला क्या? नहीं मिला ना, इसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। तो टोटल वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम? 2। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। समझा ना? अच्छा, अब ये जो मिला इसका नाम जो है वो H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा ऐसे रख सकते ना। अरे H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा ऐसा रखो, या H1, H2, H3, H4, है ना। हर टेक्स्ट बुक अपने अपने हिसाब से रखता है इसका नाम, ठीक है। पर आपको इसका वेवलेंथ याद रखना है। अब जो रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ होता है ना कुछ, कोई भी वेव ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ होती है ना। हाँ, तो टोटल उसको जो है 4 वेवलेंथ मिली, 10, 34, 86, 10 और 34 थी ना एक, हाँ 434, 486 और 656। ये 4, बट ऑब्वियसली दे आर इन नैनोमीटर। मतलब इसकी जो उसने वेवलेंथ कैलकुलेट किया वो कितनी मिली उसको? 410। इसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट किया उसको कितनी मिली? 434। समझ में आ रहा है? सेकंड लाइन की। थर्ड की किया तो 486 मिली, और ये जो किया तो उसकी कितनी मिली? 656 मिली, है ना। तो इसमें से देखिए ये सारी जो 3 वेवलेंथ दिख रही है आपको ऊपर की, मोस्टली या एटलीस्ट ये 2 तो ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है ना। आपको पता है ना स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ होता है विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, पता है ना आपको ये सब। तो इसमें से ये जो लाइन दिख रही है आपको किस में आ रही है? कुछ विजिबल में आ रही है ना। और ये जो आ रही है आगे वाली जो आ रही है वो कहाँ आ रही है? अल्ट्रा वायलेट रीजन आता है ना ये सब, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और ये कहाँ दिख रही है आपको? ये तो बहुत दूर दिख रही है ना विजिबल से। ये किस में दिख रही है आपको? दिस आर इन इंफ्रारेड रीजन। ये कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इसका किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में तो खाली यही पता चला हमको कि वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। फिर हमने उसके अंदर भी गलती निकाल दी ना, क्या? कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन होना चाहिए ना उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये ऐसा फिर किसी ने ये बैठे ये काम बढ़ा दिया, ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो फिर यहाँ सब टेंशन में आ गए कि ये क्या हुआ भाई। एक जगह क्या दिखता है अपने को? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता है, और हाइड्रोजन लिए तो क्या दिख रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक प्रॉब्लम तो कंप्लीट हुई नहीं थी कि वो गोल गोल घूम के अंदर गिर जाएगा, क्या क्रिएट हो गई अभी? दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है भेदभाव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। तो अब देखेंगे हम कि इसको किस तरीके से उन लोगों ने सॉर्ट आउट किया। फिर अच्छा, ये वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? ये मिल रही ना वेवलेंथ, ये निकालते कैसे? उसको निकालने का एक फार्मूला होता है ना। वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आया। आई विल एक्सप्लेन यू। 1/λ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 माइनस n1 का स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है। m आपके टेक्स्ट बुक में n और m से डिनोट किया हुआ है, तो n और m ले लीजिए। चलिए n1 n2 मत लीजिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन। अभी ये जो इतनी सारी हमारे पास मिस्टेक्स हो रही है, गलतियाँ हो रही है ना ये रुदरफोर्ड के अंदर। इससे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ये सब भी था जो आपको सिलेबस में नहीं है, मतलब कट किया ना आपने, रिड्यूस सिलेबस है।
नाउ वी विल सी कि इन सबको कैसे ओवरकम किया जाता है, इन सबको कैसे सॉल्व किया बोर्स ने। बोर्स ने क्या किया, उसका नाम ये BOHR, नील बोर। तो आपको बोर्स पोस्टुलेट स्टडी करने। इसको पहला पोस्टुलेट क्या है, बोर्स ये कहता है कि जितने बोर्स ने कौन से एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया, यानी कौन से आइटम पे उसने स्टडी किया, हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया, हाइड्रोजन आइटम के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसके ऊपर है, या बोर्स पोस्टुलेट किसके ऊपर है, हाइड्रोजन आइटम के ऊपर है। यानी उसने किसके ऊपर स्टडी किया, हाइड्रोजन आइटम के ऊपर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो क्या है, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, तो बहुत आसान है एक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना। अगर हीलियम ले लेता तो क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो उसको अगर वो स्टडी करता तो और कॉम्प्लिकेट होता है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की नेचर को स्टडी करना पड़ता। सोडियम ले लेता तो क्या होता, 11 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो कुछ अलग चीज़ भी आ जाती। समझ रहे हो ना, तो उसने एकदम सिंपल आइटम सेलेक्ट किया, किसको, हाइड्रोजन आइटम। तो बोर कहता है, बोर का पहला पोस्टुलेट है, इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो जानते ही थे आप, वो तो आसान ही कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में, है ना, किसके अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो देखो मैं बना देता हूँ कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे घूम रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन अब कहीं पर भी सर्कुलर मोशन आता है तो 2 फोर्स की बात होती है ना, कौन कौन से, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो कभी भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता ही है ना जब सर्कुलर मोशन होता है। तो ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल भी होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर ले जाता है सेंटर से, सेंट्रीपिटल अंदर लगता है। तो इसने कहा सेंट्रीफ्यूगल को तो हमको कुछ पता नहीं ना वो कहाँ से आता है, वो एक सूडो फोर्स है ना, पढ़ा होगा ना अपने पहले चैप्टर में सर्कुलर मोशन में, कि उसके बारे में तो हमें पता नहीं ना, वो तो सूडो फोर्स है, वी डोंट नो उसका ओरिजिन क्या है। पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अलग अलग चार्ज है ना ये, तो अट्रैक्शन होगा ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझ में आया, और सेंट्रीफ्यूगल का तो पता ही नहीं ना हमें कि कौन दे रहा है। ठीक है ना, ये बोर्स का पहला पोस्टुलेट है। कैसे लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके किसके बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है बोर्स का, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक द सर्टन फिक्स वैल्यू such that the angular momentum of electron in this orbit is integral multiple of h upon 2 pi। देखिए ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई एटम है, बट ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे ना, ऐसा होता है ना, ऑर्बिट्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, तो अब जो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना चाहता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में, सपोज से फॉर एग्जांपल यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 होती है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना है मुझे, तो अब वो कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा ना।
नहीं समझ में आ रही बात? तीसरे ऑर्बिट में चले। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इसकी कैपेसिटी 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ना सपोज, अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? थर्ड ऑर्बिट में जाएगा ना। तो ऑर्बिट जो है वो क्या है? एक्चुअली एक एनर्जी लेवल है ना। ऑर्बिट को क्या कह सकते हैं हम लोग? और एनर्जी लेवल कह सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं जाता, हर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एक फिक्स जगह पे जाता है। नहीं समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है, जो मोमेंटम होता है वो अलग अलग होता है ना। तो कोई अगर किसी का ज़्यादा है मोमेंटम तो वो थर्ड शेल में जाएगा। एग्जाम्पल, किसी का उससे कम है तो सेकेंड में जाएगा, किसी का और कम है तो कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं जाता है। ये डिस्क्रीट जो है हमारे पास क्या होती है? शेल्स होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। डिस्क्रीट मतलब समझते ना, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते तो कैसा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है, साढ़े 1.5 स्टेप होता है क्या? पहले के बाद 1.5 स्टेप होता है क्या? अरे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो या तो पहले स्टेप पे पैर रखेंगे या तो दूसरे या तीसरे या चौथे पे रखेंगे ना, बीच में कहीं रख सकते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या है? डिस्क्रीट लेवल। नहीं समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, एक फिक्स जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जाएगा, शेल में ही जाएगा। मतलब ऐसा कहीं भी बीच बीच में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना? तो हमको कैसे पता चलेगा कि फिर ये किधर जा रहा है? अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं किसी एटम के अंदर तो वो किधर जा रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तो बोर्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, क्या? एंगुलर मोमेंटम सुना है ना? एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जिसका बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π, या H अपॉन 2π दिया हुआ है आपकी बुक में। एन भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। NH अपॉन 2π क्या है ये अब नई मुसीबत? L इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ NH अपॉन 2π। ये एंगुलर मोमेंटम समझते क्या होता है? जैसे दो मोमेंटम होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम जो सीधा सीधा है। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? P इज इक्वल टू mv, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। किसी की मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा ना। अरे मोमेंटम ही होता है ना, मोमेंटम से ही मरता है ना आदमी। बंदूक वाला एग्जांपल दिया था ना कि अगर गोली ले वो ऐसे किसी को फेंक के मार दो हाथ से तो मरेगा क्या? वो गन से फायर करेंगे तो मर जाएगा। तो क्यों? ऐसा गन ने क्या किया? वेलोसिटी बढ़ा दी ना। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? उसका मोमेंटम बहुत हाई हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। मास ऑफ बुलेट तो बहुत छोटा ही है, मैं हाथ से फेंक रहा था तो क्या हो रहा था? वेलोसिटी कम दे रहा था, इसलिए नहीं मर रहे थे आप लोग। लेकिन अगर आपने गन से फायर किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत हाई हो जाएगी ना। तो उसको अगर आप मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? मोमेंटम बहुत हाई हो जाएगा ना उसका। तो वो क्या है? लीनियर मोमेंटम है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन का मोमेंटम है। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है तो उसके पास क्या होगा? लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, उसके पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अब वो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है ना। नहीं आ रही समझ में बात? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? बस इसके अंदर रेडियस डाल दो mvr, तो क्या हो जाएगा आपका? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो वही कह रहा है बोर्स एटॉमिक मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? NH अपॉन 2π के मल्टीपल में हो। मतलब अगर किसी का एंगुलर मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया, यानी मास, वेलोसिटी और रेडियस तीनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया सपोज, और आपको आंसर आया 4h अपॉन 2π, सपोज ये आंसर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अगर इसको सॉल्व करके आपको आंसर आया मान लीजिए 6h अपॉन 2π, तो ये कौन सी ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 6 ऑर्बिट में जाएगा, है ना। तो ये आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो ये h अपॉन 2π तो आना ही है, और उसके साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। उसको मैंने ऐसे दिख दिया, जो भी इसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा उस ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो
तो ये बोर्स का क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट। क्या लिखेंगे सेकेंड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन विल गो इन दोस अलाउड ऑर्बिट, वो उसी अलाउड ऑर्बिट में जाएगा हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ठीक है, अब ये H है क्या, लेकिन इसके अंदर ये 2 तो नंबर है, पाई का वैल्यू भी पता है 3.14, पर ये H क्या है, तो H जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। H को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक एक चचा थे, हो सकता है स्पेलिंग में C हो यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक होता है मुझसे। तो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी ये फिक्स वैल्यू है इसकी। जूल सेकेंड इसका यूनिट है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर खाली जगह है, एग्जाम्पल यहाँ खाली जगह है, अब आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चले जाए, फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। इफ़ यू गिव द एनर्जी, अगर आप इसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, कितने टाइम तक रहता है वो वहाँ पर, कुछ सेकेंड ना, अराउंड कितना 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास तक रहता है ना। इसे कहते हैं क्या, कैरियर लाइफ टाइम। इसे क्या कहते हैं, कैरियर लाइफ टाइम। खैर आपको तो शायद होगा भी, तो ठीक है, उसे कैरियर लाइफ टाइम कहते हैं। तो सिर्फ उतने ही टाइम तक क्या रहता है, वो यहाँ आया है ना, फिर वापस से क्या होता है, वापस अपनी जगह चले जाता है ना। तो जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया तो आपने इसको एनर्जी दी ना, अच्छा, पर जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, जो एनर्जी आपने दी थी, जैसे आपने एनर्जी दी थी इसको, तो आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो क्या करेगा, एनर्जी वापस कर देगा ना, क्योंकि अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है वो। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। सो इट विल रेडिएट दी एनर्जी अगेन, तो आपको बाहर दे देगा, जिससे क्या बनती है, एक्सरे बनती है। एक्सरे ऐसी बनती है ना, एक्सरे ऐसी बनती है, लेज़र भी देखा है ना आपने, स्टिमुलेटेड एमिशन किया जाता है, जानबूझ के उसको एक्साइट करके लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजते, हायर ऑर्बिट में, और फिर क्या करते, इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ आ जाता है, लोअर ऑर्बिट में आ जाता है ना। तो उससे क्या निकलती है, रेज निकलती है ना, लेज़र रे निकलती है या एक्सरे निकलती है ना, इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, ये समझा ना। तो अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भेजना है, लोअर अलाउड ऑर्बिट से हायर अलाउड ऑर्बिट में भेजना है, तो क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सपोज कर लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल क्या है, E1 है, और इसकी एनर्जी क्या है इस ऑर्बिट की, E2 है। तो अगर E2 में से मैं E1 माइनस कर दूं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जितना एनर्जी डिफरेंस है दोनों में। नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ में, जितना एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, जो कि साइंटिस्ट लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो पता चला वो किसके बराबर होती है, H न्यू के। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएशन इमिट होगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसको क्या करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट था। तो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो फिर वो अंदर आके गिर क्यों नहीं जाता, गिर जाता है ना वो अंदर आके, तो वो बोलता है गिरता विरता नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे से उसको कौन खींच रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स, ऊपर से कौन खींच रहा है उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो बोर्स क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं जो भी कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। सेकेंड पोस्टुलेट क्या पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोस अलाउड ऑर्बिट, वो वहीं पर जाके घूमेगा, कहाँ पर, इन विच whose एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा NH/2π के, यानी H/2π है ना, ये इसके मल्टीपल में रहेगा ना, वही ऑर्बिट में जाके वो घूमेगा, यानी H/2π के साथ जो भी नंबर आएगा वही ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है ना। थर्ड पोस्टुलेट क्या था हम लोगों का, whenever electrons jumps from lower allowed orbit to higher allowed orbit, it requires what, it will take energy, है ना, and after some time it will come back from higher orbit to lower orbit by again giving us energy ना, energy दे देता है, नहीं समझ में आ रहा है। तो द एनर्जी इमिटेड बाय एटम, कितनी एनर्जी उसने इमिट करी, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ना, E2 - E1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, h²। ठीक है, ये तीन पोस्टुलेट हो गए किसके, बोर्स को। वो रेडियस का वैल्यू निकालना है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट में हमको क्या करना है, रेडियस का वैल्यू निकालना है कि रेडियस का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, बहुत आसान डेरिवेशन है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, अच्छा क्वेश्चन का नाम नहीं लिखा मैंने, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट क्या हो जाना है, क्या है सेकेंड पोस्टुलेट, कोई बताएगा, हाँ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होता है ना, ये है ना सेकेंड पोस्टुलेट उसका, तो रख दो उसका वैल्यू, क्या होगा, MVR होता है ना, NH/2π। मास किसका है, इसमें मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन एटम के अंदर स्टडी कर रहा है ना न्यू बोर। वेलोसिटी किसकी है, हर ऑर्बिट की अलग है, रेडियस भी हर ऑर्बिट का अलग होता है ना, इसलिए n लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बोर्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट, उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट का लिखिए फिर सेकंड का लिखिए, आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, उसका फॉर्मूला क्या है, रहे ना 1/4πε0, कूलम्स लॉ में पढ़ा नहीं था क्या, है ना, r², यहाँ पे Q1 Q2 होता है ना, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं समझ रहे, क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है ना, और प्रोटॉन न्यूक्लियस है, दोनों का चार्ज हमने वो ले लिया, तो Z टोटल चार्ज है, Z क्यों लगाया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही इसकी बात कर रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन में कोई और होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये होता है उसका फॉर्मूला। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, हाँ क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने, mv²/r, ये किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, आई मीन टू से। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर हाउ मच, 2। यहां से v का वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होगा v का वैल्यू, क्या होगा v का वैल्यू बताइए, v इधर ही रहेगा ना,
v इधर ही रहेगा ना, हाँ और ये क्या होगा, ये r और m नीचे आ जाएगा ना, हाँ तो NH अपॉन 2 पाई m r हो जाएगा, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, अब स्क्वायर कर दीजिए वेलोसिटी को, क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा ना, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का क्या हो जाएगा 4, इसका पाई स्क्वायर m e स्क्वायर और r n का स्क्वायर ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 3। क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो v है वो किसके अंदर है, स्क्वायर में है ना। अब यहाँ से वी एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ना डायरेक्ट हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 से क्या मिलता है आपको, देखिए इक्वेशन 2 इधर है ना, वी एन का स्क्वायर इज नथिंग बट जेड ई स्क्वायर आर अपॉन, ये ऊपर चलेगा ना, और ये m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर और m। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 के भी लेफ्ट साइड में वी एन स्क्वायर है, इक्वेशन 4 के भी लेफ्ट हैंड साइड में वी एन स्क्वायर है, तो मतलब दोनों का इक्वेट कर सकते हैं ना हम लोग, तो इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसका राइट हैंड साइड और वो उसका राइट हैंड साइड बराबर रहेगा ना वो भी, तो इसका क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m और r है ना, स्क्वायर स्क्वायर e और r है। ठीक है, ये लिखा, इसका राइट हैंड साइड लिखा। अब उसका भी लिखूंगा ना, ये वाला मतलब जेड ई स्क्वायर आर एन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर एंड एम ई। तो देखिए सिर्फ रेडियस को मैं इधर ही रख रहा हूं, बाकी सब जो भी दिख रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूं, उधर लेके चले जा रहा हूं। करूँ ना ऐसा, तो देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। आप बोल सकते हैं इसके साथ भी आर है ना, लेकिन मुझे एक ही आर का वैल्यू चाहिए ना। अब यहाँ का जो है वो सब भी इधर आ जाएगा ना, ये जो नीचे था वो सब कहाँ चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, और जो ऊपर था वो सब कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो पहले ऊपर का नीचे लिख देता हूँ, जेड ई स्क्वायर आर एन, अरे आर एन तो इधर छोटा है ना, आर एन रखा ना यहाँ पे हम लोगों ने, और नीचे क्या था इसके 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन स्क्वायर एम ई। ठीक है, 4 से 4 कट गया है ना, देखते हैं आर एन स्क्वायर कट गया ना, और क्या बचे, कट गया एम ई, एक बार एम ई से कट गया, पाई भी एक बार पाई से कट गया ना, तो क्या बचा अपने पास, आर एन का वैल्यू क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 है ना अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड। निकाल दिया रेडियस हम लोगों ने। ठीक है, नंबर फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी ले लीजिए इक्वेशन, टेक द वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, या आप एक काम कीजिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। किसको किसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिखिए पहले, एम वी स्क्वायर अपॉन आर था ना, ये है ना, इसका लिखा ना ये वाला साइड, और इसका क्या था, ये था अपॉन एम वी आर था। ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या था फिर, ये था ना जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन का स्क्वायर, और इसका क्या है एन एच अपॉन 2 पाई है ना। डिवाइड कर दो, क्या कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है,
एक बार m से कैंसिल हो जाएगा ना, और ये r नीचे आ जाएगा ना इसके साथ, और एक बार v से एक बार v कैंसिल हो जाएगा, तो किसका वैल्यू मिल रहा है आपको, v अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये r और r स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो गया ना, पता है ना, कभी भी ऐसा कोई है तो क्या a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है तो व्हाट वी कैन राइट, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाता है ना, d अपॉन c हो जाता है ना, तो इसको भी कर लेंगे तो क्या होगा, ये z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा ना, 2 पाई अपॉन NH, ठीक है ना। क्या कट रहा है यहाँ से, देखो ये 2 पाई, ये कटा तो 2 बचा ना खाली, और कुछ कट रहा है क्या, NH नहीं ना, तो क्या बचेगा, z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर और NH बचेगा। वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, v, ये r स्क्वायर भी ऊपर चले जाएगा ना, z स्क्वायर r स्क्वायर भी ऊपर आ गया ना, अपॉन क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर NH, r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया है ना, तो फाइनली क्या आ गया v आपके पास, हम लोगों को क्या ये आ गया ना, v कैंसिल हो गया ना, ये z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH ना, ये मिलेगा ना। That's how we can find out the energy of Bohr's orbit.